जो लोग अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स 25-30 लाख की सैलरी पे भी हायर हो रहे हैं। लिंक्डइन और एक्स, जो ट्विटर को नाम हाँ चेंज जी। कर एक्स कर दिया है, इसमें क्या डेफिनेशन है? इसको किस तरीके से हम डिफाइन करें? दोनों एक ही मिलते जुलते हैं या ऑडियंस अलग अलग है? तो मेरी मम्मी ने अपने फ्रेंड से एक्चुअली एज अ फेवर पैसे मांग के हमारी इंजीनियरिंग करवाई थी, मेरे और मेरी बहन दोनों की। पूछना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ना, हाँ जी। मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स करने आसान है, जो आज की तारीख में जो एक बार फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, एल्गोरिथम बड़ा इजी है, फिर उसको कैच कर लेते हैं, आसानी से बढ़ते चले जाते हैं। यूट्यूब पे कंटेंट को पकड़ के बैठ जाओ, उसके रिलेटेड वीडियो बनाते हो, वो भी पीक पर चला जाता है। बेसिक आपकी स्ट्रेंथ मैपिंग हो गई, कौन से रोड मैप्स बेस्ट हैं 12th के बाद, या आप स्टडी अब्रॉड आपको करना चाहिए या नहीं, बेसिक्स जानने के लिए, टूल्स, फ्रेमवर्क, रोड मैप जानने के लिए एक बेसिक करियर काउंसलिंग सर्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति अगर किसी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है ना, वो बड़ा पुण्य धर्म का काम कर रहा है। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आप इतना बड़ा धर्म का काम कर रहे हो। मुझे आइडिया भी नहीं था फ्रीलांसिंग जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं, या फ्रीलांसिंग होता क्या है, या फ्रीलांसिंग से इतने पैसे कमाए भी जा सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जितनी ऑडियंस है ना, जिसको करना होता है ना और वो करके दिखाई देता है, मुझे सब समझना पड़ता है, एक लेयर बाय लेयर, कि इसकी माइंडसेट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या हुआ, इनकी सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या फैमिली के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है, या बॉयफ्रेंड के साथ कुछ हुआ है। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस गेस्ट से आपको मिलवाने जा रहा हूं, क्या आप भी अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं? क्या आप भी अपने करियर को जबरदस्त करना चाहते हैं? क्या आप भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या मैं ये कहूं कि आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं? तो ये पॉडकास्ट हर किस्म के व्यक्ति के लिए काफी स्पेशल होने वाला है। जो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, उनको लिंक्डइन पे करीब करीब 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, और मैं विश्वास दिला सकता हूं इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर कर पाएंगे। तो आपके साथ मैं इनवाइट करने वाला हूं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट मिस धैर्या मैम को। जी धैर्या मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मोहित जी, इतने बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट पे आके जी। और आज कोशिश यही रहेगी कि जितना भी मैं लिंक्डइन के बारे में सीख पाई हूँ, मेरी कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी रही है, उसके थ्रू आपकी ऑडियंस को थोड़ा बहुत अगर मैं शेयर कर सकूँ और उनकी कोई मदद हो जाए, तो फिर मैं समझूंगी कि ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू वेरी मच मैम। देखो, मैं 2 चीज आपसे पूछना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ना। हाँ जी। मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स करने आसान है, जो आज की तारीख में जो एक बार फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, एल्गोरिथम बड़ा इजी है, फिर उसको कैच कर लेते हैं, आसानी से बढ़ते चले जाते हैं। यूट्यूब पे कंटेंट को पकड़ के बैठ जाओ, उसके रिलेटेड वीडियो बनाते हो, तो वो भी पीक पर चला जाता है। लेकिन लिंक्डइन, जो मैंने अभी तक इतना इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन लिंक्डइन पे 1 लाख की समथिंग आप कम्युनिटी लेके आज की तारीख में बैठे हुए हो, तो क्या ये आसान था फॉर्मूला, या इसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है? नहीं, आपका सवाल तो मतलब बहुत रेलेवेंट है और सही बात आपने पूछी जी। जब आप लिंक्डइन को एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं जी, तो पहली बात तो वो आपके दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, जब आप इंस्टाग्राम को देखते हो, यूट्यूब को देखते हो, फेसबुक देखते हो, ट्विटर ले लो, टिकटॉक ले लो, रेडिट ले लो, किसी को भी मैं उठा लो, स्नैपचैट, सब में एक जो पर्पस होता है, जिस वजह से इंसान कोई भी ऐप है, आप किसी वजह से खोलते हो। अब जोमेटो में कब खोलती हूँ? खाना ऑर्डर करना है तब। उबर में कब खोलती हूँ? मुझे कैब चाहिए तब। इंस्टाग्राम में कब खोलती हूँ? मैं अभी एक शूट है, दूसरे शूट पे मुझे जाना है, आपको पता है, उसके बीच में मेरी एक कार की जर्नी होगी 40 मिनट की, उसके बीच में मैं बोर हो रही होंगी या मेरे पास कोई काम नहीं होगा, तो टाइम पास करने के लिए मैं रील स्क्रॉल करने के लिए इंस्टाग्राम खोलूंगी। या मीटिंग्स के बीच में आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप इंटरटेन होने के लिए, ठीक है, या ब्रेक लेने के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो। वैसे ही अब बात करते हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन जो एक प्लेटफॉर्म या ऐप है, वो भारत में लोग क्यों खोलते हैं, या पूरी दुनिया में कब खोलते हैं? एक, जब उनको कोई जॉब ढूंढनी होती है, करेक्ट, और वो जॉब सर्च के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। दूसरा, उन्हें किसी इंडस्ट्री में ग्रो करना है, पर उन्हें उस इंडस्ट्री के लोग पता नहीं है, तो उनसे कनेक्ट कैसे करें, उसके लिए वो लिंक्डइन खोल लेते हैं। या तो उनको जानना है कि प्रोफेशनल दुनिया में क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है, तो उसके लिए वो न्यूज और अपडेटेड रहने के लिए लिंक्डइन खोल लेते हैं। या आजकल अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए खोलते हैं। अब चारों ही रीजन आप बताइए, आप मुझे बताओ। एक जो इंटेंट है कि इंसान क्यों खोल रहा है, वो बहुत स्ट्रांग है। मैम, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपने पर्सनल ब्रांड की बात करी, मैं इसी क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। हाँ जी। क्या हम इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बना सकते? उसके लिए हमें
इनकी क्यों जरूरत है? मैं ये नहीं, आपका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप YouTube पे इंस्टाग्राम पे नहीं बना सकते हो। ओके, पर्सनल ब्रांड तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बना तो सकते मतलब हो। ऐसा होता है कि यहाँ की कम्युनिटी की जो सोच है हाँ, इंस्टाग्राम की और वहाँ की कम्युनिटी की सोच में अंतर है, ऐसा भी है? बहुत अंतर है। अच्छा, बहुत। वही मैं समझा रही थी ना जी, कि ये जो 4 रीजन है, ये आपके दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं इसी से रिलेटेड है। क्योंकि इंसान जिस वजह से वो प्लेटफॉर्म पे आ रहा है और खोल रहा है और वो क्या चाह रहा है उससे, वही इतना अलग है ना? ओके। तो आपके सेंटिमेंट और इमोशन ही इतने अलग है कि आपकी फिर एक्सपेक्टेशन भी अलग है। तो इसलिए जिस तरीके का कंटेंट भी इधर बनता है वो अलग है। इधर लोगों को सिर्फ वैल्यू चाहिए, ठीक अच्छा, है? विदाउट वैल्यू वाले वहां ना जाए। हाँ, अगर आप वैल्यू नहीं दे सकते, आप इंटरटेन कर सकते हो, तो फिर लिंक्डइन आपके लिए ये नहीं फिर है। आपको इंस्टाग्राम पे, हाँ फेसबुक जी, पे जाना होगा। हाँ जी। तो ओके। उसी वजह से जो ऑडियंस की भी थिंकिंग है हम्म, वो आई वुड से उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है लिंक्डइन हम्म। वाले लोगों की। वो खुद की डिसीजंस बनाते हैं, क्योंकि कोई 14-15 साल का बच्चा है वो इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करता है, पर 14-15 साल के बच्चे लिंक्डइन नहीं चलाते हैं। जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं खुद, ये सब होते हैं लिंक्डइन पे। तो उनके खुद के पैसे वो कमाते हैं, तो वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, है ना? तो इसलिए वो एक ज्यादा पावरफुल ऑडियंस होती है, क्योंकि वो ज्यादा वाइज होते हैं, क्योंकि वो खुद के डिसीजंस लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट। इसलिए लेकिन आपको नहीं लगता मैम, लिंक्डइन आज की तारीख में इंडिया में हाँ, कितनी प्रतिशत लोग यूज करते होंगे? अंदाज बहुत कम, है ना? बहुत। मैंने भी अभी बहुत कम। मैं आपसे बता रहा था ना बैकएंड हाँ, में कि हम बैठे हुए थे कि मैंने अभी अकाउंट 10-15 दिन पहले ही बनाया। हाँ जी, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग अच्छा जानते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे कोई प्रोफाइल बना के उसको पब्लिक करे, मुझे को समझ में नहीं आता। मतलब आसान है। वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने 1 लाख कम्युनिटी वहां पे करी है, मैंने यूट्यूब पे की है, सिल्वर प्ले बटन आपके पीछे है, हाँ जी। तो मतलब उस पे भी आसान है क्या ऐसा कुछ कि 1 लाख आसानी से ला सकते हैं? देखिए, आसानी से तो कुछ नहीं मिलता है लाइफ में, पर मुझे लगता है सबकी अपनी एक जर्नी रहती है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे एक रील बना के ओवरनाइट वायरल होके भी 100 के फॉलोअर्स हो जाते हैं। वैसा लिंक्डइन पे नहीं होता। अच्छा, ऐसे नहीं हो होता। सकता। मुझे 4 साल लगे, है ना? 3.5 years तो लग ही गए थे। ओके। तो क्योंकि क्या है ना, अगर आप लिंक्डइन पे वायरल हो भी गए, ऐसा नहीं है, मेरी कुछ पोस्ट वायरल भी हुई हैं और आज भी होती हैं, आपको 10,000 लाइक्स भी आ गए उस पोस्ट पे, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको 10,000 फॉलोअर मिल जाएंगे। लिंक्डइन पे ऐसा नहीं होता है कि आपकी पोस्ट वायरल हो गई और ओवरनाइट आपके 100 के फॉलोअर्स हो गए, ये नहीं होता। अच्छा, मेहनत से धीरे धीरे वो घड़ा भरता है। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे वो अभी थे ना डोली चाय वाला, और चाय बना के गए, वो सब नहीं होता। रातों रात ही बिलगेश ने इसके नहीं, मिलियनों फॉलोअर हाँ, हो गए, नहीं, तो ये ऐसा नहीं कुछ होता। नहीं है। मतलब आपको अपना कंटेंट देना होगा जबरदस्त वाला, और तो कंसिस्टेंटली एक पीरियड ऑफ टाइम में देते रहना पड़ेगा, तब जाके ग्रोथ मैम आती यहाँ पे है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। लिंक्डइन और एक्स, जो ट्विटर को नाम हाँ चेंज जी। कर एक्स कर दिया है, इसमें क्या डेफिनेशन है? मतलब इसकी क्या, इसको किस तरीके से हम डिफाइन करें? दोनों एक ही मिलते जुलते हैं या अलग ही है? इनका प्रोफाइल, इन पे भी लोग, ऑडियंस अलग अलग है नहीं हमारी? नहीं, बहुत अलग है। कैसी कैसी ऑडियंस है दोनों पे? क्वालिटी इज वेरी गुड दोनों पे। मतलब Okay. क्वालिटी वाइज वही मैंने आपको जो बताया, जो इंटेंट है ऑडियंस की, वो क्यों आते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डिफरेंसेस मैं आपको बताती हूँ। जैसे लिंक्डइन पे लोग, वही जैसे मैंने आपको बोला, मोस्टली जॉब सेट माइंडसेट या गिग्स ढूंढने या नई जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने या काम ढूंढने, कोलैबोरेट करने आते हैं। Okay. ट्विटर पे लोग ओपिनियंस फॉलो करने आते हैं, ये जानने की कौन किस बारे में बात कर रहा है। बहुत सारी ओपिनियनेटेड पॉलिटिकल बातें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की बातें ट्विटर पे होती हैं। आप देखेंगे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स किसी और प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं होंगे, पर ट्विटर पे एक्टिव होते हैं, क्योंकि ओपिनियंस को फॉलो करने आते हैं लोग ट्विटर पे, ज्ञान को फॉलो करने आते हैं लोग लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे एंटरटेन होने। ओके, और फेसबुक पे? फेसबुक भी एंटरटेनमेंट, वही मेटा का जो फेसबुक और आपका वो entertainment इंस्टाग्राम है, वो एंटरटेनमेंट है। लेकिन आपको लगता है लोग उसे बिजनेस टूल्स के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? करते हैं, बट मेजॉरिटी लोग, अगर आप मुझे एक वर्ड बोल रहे हो, तो रिलेट उसके करो लिए आपको platform से, मैं लिंक्डइन पे या entertainment एक्स पे ही जाना बोलूँ। पड़ेगा। हाँ जी। और यूट्यूब पे? यूट्यूब पे लोग आते हैं, उसको मैं यूट्यूब को मैं यूनिवर्सिटी बुलाती हूँ, ओके, पढ़ने, सीखने, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड सीखने, हर मतलब किस्म का व्यक्ति वहां पे है। हाँ, यूट्यूब पे हाँ, सब है, सब है, सब है, क्योंकि एंटरटेनमेंट आप आ रहे हो अपनी क्वेरी का एक आंसर लेने, वो वहां पे निकल खुद जाएगा। डाल के वो वहां निकलेगा। अभी आपने जस्ट पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, हाँ जी। तो आपने उसको किस पर्पस से स्टार्ट किया है? तो मोहित जी, अगर आप इंडिया देखेंगे, इंडिया में बहुत सारे पॉडकास्ट आजकल हैं, बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं, पर कोई भी एक पॉडकास्ट नीश को पकड़ के पॉडकास्ट नहीं बना रहा, सब पॉडकास्ट सबके लिए बना रहे हैं। करेक्ट। मेरा मतलब ये है, हर तरीके के इंसान या व्यक्ति को पॉडकास्ट पे बुलाना गलत नहीं है,
पर फिर आपका एक एजेंडा तो कॉमन होना चाहिए हर पॉडकास्ट में। मेरा ऐसा मानना है। मतलब अगर आप देखो इंडिया में कोई भी करियर स्पेसिफिक पॉडकास्ट नहीं है। आप जाके स्पॉटिफाई पे डाल लो, यूट्यूब पे डाल दो, आपको फॉरेन क्रिएटर्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो करियर पॉडकास्ट करते हैं। पर अलग अलग करियर पाथ से लोगों को बुलाना, जैसे किसी पॉडकास्ट में मैंने अमेज़न में काम जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको बुला लिया, अगले एपिसोड में जो नायका में एज अ सीनियर ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर कोई काम कर रहा है, तीसरे में मैंने किसी बड़े यूट्यूबर को बुला दिया, चौथे में किसी इन्वेस्टर को बुला दिया जो वीसी फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि करियर हर चीज में है। फिफ्थ एपिसोड में मैंने योगा ट्रेनर को बुलाया। बट अलग अलग करियर के लोगों को बुला के उनका करियर डिकोड करना, इसलिए मेरे पॉडकास्ट, मतलब मेरा तो धैर्य डिकोड्स ही है जो हर जगह चलता है 4 साल से नाम, इसलिए हमने पॉडकास्ट का नाम भी धैर्य डिकोड्स रखा, क्योंकि मैं उनका करियर डिकोड कर रही हूँ। करियर रिलेटेड ही आपका कंटेंट जो भी होता है यूट्यूब पे रहता है। हाँ जी। अच्छा। वो तो जो 4 साल से मैंने करियर की जो नीश पकड़ी है उसी में मैंने सोचा अब 4 साल से इतना करियर रिलेटेड कंटेंट डाला है लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे, तो एक करियर पॉडकास्ट क्यों ना शुरू करें। और इंडिया में था भी नहीं। थीम अच्छी है। हाँ जी। मतलब आपका ये नहीं कि आप एंटरटेनमेंट, फ्यूचर में एंटरटेनमेंट टाइप लोगों को नहीं बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे? एंटरटेनमेंट भी करियर ही है। मैं समझ जो एक्टर है, बट वही मैं उनसे मैं बुलाऊंगी सबको, पर आप पूछोगे क्या, उसमें फर्क होता है। मैं एक एक्टर, मैं एक्टर को बुला के कौन सी मूवी कर रहे हो वो नहीं, मुद्दा नहीं होगा। एक्टर बनते कैसे, ये स्किल डेवलप कैसे करते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे पकड़ते हैं कैमरा पे, कितना टाइम लगता है एक रोल में आने के लिए, कोई भी स्ट्रगलिंग एक्टर अपनी पोर्टफोलियो कैसे बनाए, कैसे रीच आउट करे डायरेक्टर्स को या लोगों को जो कास्ट करते हैं मूवीज में। जिसको बनना है एक्टर उसको क्या जानना है, उस हिसाब से मैं पूछूंगा। मतलब मैं करियर पे थोड़ा आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने भविष्य को लेकर, मेरा जो चैनल है ना वो लाइक जिस फील्ड से था लास्ट टाइम, तो लोग करियर के रिगार्डिंग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड ही होता। हर व्यक्ति आज की तारीख में अपना करियर बनाना चाहता है, कोई इन्फ्लुएंसर बन के बनाना चाहता है, कंटेंट क्रिएटर, या मैं बात करूं आप एज ए बिजनेस कोच रिलेटेड, आप मतलब जो अपना फंडा है पूरा करियर के रिलेटेड ही आप लोगों को नॉलेज देते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको बुलाती हैं, तो मतलब आज आपको नहीं लगता ऐसा, जो पहले हम करियर सेलेक्ट करते थे तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे पास ऑप्शंस कम है। मतलब मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ, अब आप कहेंगे ऑप्शंस तो ज्यादा हैं, लेकिन पहले क्या था मैम, ऑप्शन मतलब ज्यादा थे तो हमें ये लगता था यार इस व्यक्ति ने हमें ये बताया, तो हम तो इंटरनेट पे देख नहीं पाते थे, तो हमें लगता था यही चीज अच्छी है। लेकिन अब हम इंटरनेट पे जाकर सर्च कर लेते हैं, यार इस चीज को भी लोगों, हजारों लोग कर रहे हैं। जैसे पहले हम अपने क्षेत्र की बात करूं तो बीटेक जिसने किया, एक ने बीटेक किया, दूसरे ने, फिर उसका व्यक्ति बीटेक कर रहा है तो हम भी बीटेक कर लेते हैं, फिर उसी को भेड़ चाल में सारे लोग बीटेक करते थे, फिर वही एमसीए में हुआ, बीबीए में हुआ, एलएलबी में हुआ। तो आप अपनी लाइन में आज की तारीख में सबसे बेस्ट करियर किसको मानते हैं? किसी एक को पकड़ के बोलना तो बहुत मुश्किल होगा जी, पर मैं ये कहूंगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप जॉब सिनेरियो में पूछोगे किसी व्यक्ति को जाके आगे जॉब करनी है, तो इन जनरल मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और जो कंसल्टिंग वाली इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छी है। बहुत सारी उसमें वैरायटी है, बहुत स्कोप है, आगे जाके भी इंडस्ट्री बढ़ती रहेगी, और एआई आने के बाद भी उस पे इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो मुझे वो एक अच्छा करियर पाथ लगता है। हमारी भी जो इंडस्ट्री है जहाँ पे कोचेस हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या कोई भी मीडिया प्रोफेशनल है, उनकी इंडस्ट्री में भी ग्रोथ कम नहीं होगी, क्योंकि अब यार एआई आके भी, चलो मैं एआई का यूज करके अपना एक अवतार बना के उससे वीडियोस बना दूंगी, पर फेस वैल्यू तो मेरी ही रहेगी। एआई आके पूरा मुझे कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप एक रिलेशनशिप कोच हो, फिटनेस कोच हो, करियर कोच हो, जब तक मैं उस बंदे से बात नहीं करूंगी, उसके इमोशंस नहीं समझूंगी, एंड फेस टू फेस ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करके बात नहीं करूंगी, वो एक एआई सॉफ्टवेयर या बॉट से बात नहीं करेगा। वो क्योंकि मजा, अभी हम पॉडकास्ट, अब मैं धैर्य का अवतार बिठा दूं इधर, आप बात करोगे उससे, मजा आएगा आपको? नहीं, आप कितनी नॉलेज रखते हो, आपसे एडवांस भी रखते हो तो भी मजा नहीं आएगा। भाई तो ऐसी चीजें जहाँ पे एक इमोशनल टच और आपका ह्यूमन प्रेजेंस चाहिए होगा ना, वो वाले करियर पाथ्स कितनी भी भयंकर टेक्नोलॉजी आ जाए उसके बाद भी रिप्लेस नहीं होंगे, वो इन डिमांड रहेंगे, एंड उनमें जो कंपटीशन है और बढ़ेगा फ्यूचर में, और अगर आप अच्छे होगे उसमें, यू कैन गेट हाईली पेड। ऐसा होगा। अभी बात करें तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर पे आ जाते हैं। हाँ जी। क्या इन्फ्लुएंसर बन के भी अपने करियर को फिक्स कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मतलब जरूर कर सकते हैं। हमारे पास मतलब किस टाइप का कंटेंट अभी अच्छा चल सकता है इंस्टाग्राम पे, अगर मैं बात करूं तो, या यूट्यूब पे बात करूं? मेरे हिसाब से पहले मैं इंस्टाग्राम की बात करती हूँ। इंस्टाग्राम पे कुछ भी जो ब्रेक करता है एक पैटर्न को,
ब्रेक द पैटर्न एक टर्म बोलते हैं। कोई भी चीज, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक कप उठा लिया, कोई म्यूजिक साउंड प्ले कर दी, आप अपनी सीट से उठ गए, रोड पे चल दिए, उसके 5 सेकंड बाद कुछ और कर दिया। मुझे लगता है फास्ट मूविंग कंटेंट अलग अलग फ्रेम्स में जो विजुअली इंसान को देखने में अच्छा लगे वो चलता है इंस्टाग्राम पे। आपने बड़ी पॉइंट वाली, मतलब मेरे से रिलेटेड ही बात कहती। हाँ जी, और वो मेरे को आता नहीं है, इसलिए मैं चलती नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरे को नॉलेज है पर मैं करती नहीं। मतलब 1 मिनट के अंदर सब कुछ दिखा दें। हाँ बस, गाड़ी घोड़ा बंदूक सब कुछ दिखा दो, खड़ा खड़ा। एक मिनी मूवी बना लो आप जो ब्लॉकबस्टर हो, उसमें सब हो, एक्शन दे दो इनको, अगर कोई इस तरीके का बनाना चाहे, अगर रेगुलर बना के डाले तो मेरे हिसाब से चल सकता है वो आपके हिसाब। आराम से चलेगा, आप अच्छे से करोगे और आपके कंटेंट में थोड़ी बहुत भी अगर वैल्यू या एंटरटेनमेंट है, अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हो, अच्छा बैकग्राउंड है, चलेगा। मैम हर 18 साल का व्यक्ति जो मैं सोचता हूँ, या मैं भी उस लेवल से निकला हूँ, मतलब हम ना 9th क्लास में सोचते हैं कि हम अपने करियर में ये चीज करने वाले हैं, 10th में हमारा वो चीज चेंज हो जाती है, 11th में फिर चेंज हो जाती है, 12th में चेंज हो जाती है। जब हम 12th के बाद कोई डिग्री में मतलब एडमिशन लेते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो साला हम भूल जाते हैं जो 4 साल पहले सोचा था ये तो मेरे को करना ही नहीं है। हाँ। मतलब ऐसा होता है, मेरे साथ ही हुआ है, सबके साथ ही होता है ऐसा? सबके साथ होता है। आप 12th तक बोल रहे हैं, आप 10वीं कक्षा की बात कर रहे हैं। जो लोग 10-10 साल से एक फील्ड में भी काम कर रहे हैं, मेरे पास सबसे ज्यादा लोग जो काउंसलिंग सेशन लेने आते हैं करियर का या अपने करियर डाउट्स पूछते हैं, आप सोचिए उनकी एज क्या होती है, अंदाजा लगाइए। 40। वो मोस्टली 35 से 45 के बीच में होता है। मतलब 45 तक भी नहीं पता उनका। ये हो जाता है कि लेट्स से एक एग्जांपल देती हूँ आपको, 11 साल हो गए, अब जैसे मेरे पास आए कोई, बोलते धैर्या 11 साल हो गए मैं HR फील्ड में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अब मन नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना है लाइफ में, बट ये नहीं करना, अब करियर स्विच करना है। 11 साल जिस चीज को आपने दे दी है, पर इसमें गलत, हिम्मत की बात और गलत कुछ नहीं है। देखिए वो जमाने गए जब हमारे मम्मी पापा, दादा दादी और नाना नानी जैसे एक इंसान 30 साल एक ही कंपनी में काम करता था या एक ही चीज करता था। आज करियर्स फ्लूइड हैं, स्पीड से हाँ चेंज होते हैं। आप क्योंकि आप एज ए इंसान इतने इवॉल्व होते हो, हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है, आपके इमोशंस चेंज होते हैं, आपका इंटरेस्ट बदलता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा मैम। जब मैंने पॉलिटेक्निक किया था ना, तो हमारे फादर ने फोन करके पूछा था, सब जितने भी इंजीनियर थे, कि इसको कौन सी ब्रांच दिलाएं। अच्छा। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था, EC। उस वक्त EC का ट्रेंड था। अच्छा। लेकिन जब मैं पॉलिटेक्निक करके निकला तो IT का ट्रेंड आ गया। मतलब मैं अब आज की तरह जिसने IT में लिया होगा वो अच्छा सैलरी पैकेज है उनका, मतलब मैं उस वक्त उसके हिसाब से मैंने वो लिया, लेकिन 3 साल 4 साल बाद उसका ग्रोथ कम हुआ और उसका ग्रोथ आ गया। मतलब तो लोग करियर अगर सेलेक्ट करते भी है ना, तो वो 4 साल बाद देख के डिसाइड करे। करंट वही अभी क्या सिचुएशन है और अभी आपको जैसा लग रहा है वो 2 साल बाद भी नहीं रहेगी। दूसरी चीज, आपको जो महसूस हो रहा है उस करियर के बारे में अभी, किस चीज की लाइफ में किसी चीज की गारंटी नहीं है। हम कल सुबह उठेंगे ये नहीं पता, तो 4 साल बाद आप वही चीज करोगे, उसकी गारंटी आप कैसे दे सकते हो लाइफ में। मैं आपको, अगर आप मेरे से पूछो धैर्य कि 1 साल बाद भी आप यही कर रहे होगे, मैं गारंटी नहीं दे सकती। ये प्लस मेरे को बहुत पसंद है मेरा काम, मैं बहुत पैशनेट हूँ। मेरे को जितने भी लोग बोलते हैं आपको देख के मतलब लगता है आंख में चमक, एक जुनून है, बट मुझे बहुत पसंद है, बट मैं फिर भी आपको गारंटी नहीं दूंगी कि 1 साल बाद मैं सिर्फ ये करूंगी। क्या पता मुझे कुछ और पसंद आ जाए, मैं कुछ और करूं। जी मैम, आपने ना मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है यहाँ पे। तो मतलब ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि मतलब जरूरी नहीं कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं 2 साल बाद ट्रेंड कुछ और चेंज हो जाए। हाँ, मुझे, और हो सकता है मेरा मन ही ना करे, तो तब जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगी। जो कर रहे हो अच्छे से करो, जब तक मन लग रहा है करो। ओके, मतलब यहाँ पे तो जो करियर, जो भी व्यक्ति लेकर टेंशन हो जाते हैं 2 साल बाद क्या जमाना। वैसे मैम फ्यूचर ऐसे किस चीज का है करियर में, अगर देखा जाए तो आपको किस चीज में लगता है? देखो, ये अब पहली चीज तो बोलनी पड़ेगी, कुछ भी AI, ML, डेटा साइंस रिलेटेड है, प्योर टेक, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आई है, अगर आप ChatGPT जैसे टूल्स में प्रॉम्प्ट्स आपने ChatGPT यूज किया है? मैं यूज करती हूँ, बट मुझे एडवांस लेवल पे नहीं आता है। मैं इतनी अच्छी प्रॉम्प्ट नहीं देती हूँ। जो हम लिखते हैं, ChatGPT को इनपुट देते हैं, वो प्रॉम्प्ट होता है, और जो लोग अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स 25-30 लाख के सैलरी पे भी हायर हो रहे हैं, जस्ट फॉर गिविंग, नॉट फॉर चैट। किसी भी बहुत सारे एडवांस्ड AI टूल्स है आपका, ChatGPT, GPT-3, GPT-4, मतलब उसके माध्यम से महीने का सब्सक्रिप्शन जो भी उनका लगता होगा, उससे लेके वो इतना बड़ा पैकेज कंपनी उन्हें दे रही है। कंपनीज हायर कर रही है लार्जर प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल
Amazon किसी प्रॉम्प्ट इंजीनियर को हायर कर सकती है, हम्म, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं और उनको उनके लिए बैक एंड पे कोई प्लेटफॉर्म बनाना है। अब कोई भी प्लेटफॉर्म या टेक बनाने के लिए किसी भी चीज के लिए कोडिंग करनी पड़ती है। अब वो कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको, अब आज की दुनिया में चैट जीपीटी पे अगर जो बंदा आपने हायर किया है वो इतना काबिल है कि वो सही प्रॉम्प्ट दे दे, आपके आधे काम हो जाएंगे। जिसको 10 दिन लगेंगे वो 5 दिन में हो जाएगा। तो मैम 90% को प्रॉम्प्ट देने नहीं आती होंगी? नहीं आते, मेरे को नहीं आती है। मुझे भी नहीं आता। वो ही एक इतनी छोटी सी चीज, वो एक कला है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की बहुत डिमांड होने वाली है फ्यूचर में, बताओ। बहुत मतलब ज्यादा। उसे इस्तेमाल करने के लिए भी आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है। हाँ। जब आपकी जॉब अच्छी जा सकती है, Correct, कुछ भी जा सकती है। करेक्ट करेक्ट, ये मतलब तो है। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, यानी कि मैं जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं तो 1% 2% इस्तेमाल कर रहा हूँ, 98% तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। वो जिसने मुझे दिया है ना, वो हाँ जिसके थ्रू मैंने लिया है, टीम के थ्रू, हाँ वो कह रहा है भाई आपको ना 1% 2% भी नहीं आता अच्छे से। इसमें इतना कुछ है कि आप बहुत कुछ है। बताने जाए तो आपको पागल कर देगा। एक बार सही तो मैं डर भी गया उससे। हाँ मतलब मुझे ऐसा, वो मैं उससे बात कर रहा था पहले तू करके, अच्छा, अब तुम्हें बोलने वाला फीचर आ गया, हाँ अपडेट मैंने speak किया। voice, हाँ। हाँ, तो जो वो जिस तरीके से जवाब दे रहा था मैं डर गया। मैं फिर उसको आप करके बोलने लगा। मुझे लग रहा था कोई व्यक्ति बोल रहा है उधर की तरफ। हाँ। मतलब इतना सटीक आंसर कोई कैसे दे सकता है? मतलब माइंड को हिला। अब तो एक चाइना का कौन सा है वो, उसने भी डीप सीक, डीप सीक, वो उससे भी ज्यादा एडवांस है हाँ, शायद। हाँ, वो मैंने ट्राई नहीं किया है, तो but मतलब मैं वो डोनाल्ड ट्रम्प बड़ा हवा खराब हो रहा है उनका हाँ, कि यार हाँ, इसने हाँ, कैसे डीप beat सीक कर। ने सब हाँ, तो सब आपको, दुनिया हिला दिया। तो मतलब आपको लगता है दुनिया बहुत एडवांस होने वाली है? होने वाली, पर डरने की कोई बात नहीं है। ये जो इतना हवा बनाया हुआ है ना कि एआई आपकी जॉब ले लेगा, एआई सब सफाचट कर देगा, होगा। जो चीजें बहुत रेपिटेटिव है, रिडंडेंट है, बार बार हो रही हैं, या एक कोई काम है जिसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और कम टाइम में हो सकता है, उन चीजों को वो सफाचट करेगा। करेक्ट। पर वो जो सफाचट हो रहे हैं उसमें भी उस काम को आप उसमें ह्यूमन वैल्यू डाल के क्या आप उससे काम जल्दी करवा सकते हो, वो वाला इंसान नहीं हटेगा अपनी जॉब से। मुझे लगता है जो लोग उस शेल में रह जाएंगे ना, एआई आ गया, उससे डरेंगे और अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, वो लोग पीछे रह जाएंगे। जैसे अब मैं कल ही बात कर रही थी किसी से, जब मैं पॉडकास्ट पे थी, कि मुझे रियलाइज हो गया है कि मेरी अपस्किलिंग का टाइम आ गया है, अपना खुद का। बिकॉज अब मुझे रियलाइज हो गया है, मुझे बेसिक नॉलेज तो है बट इन डेप्थ नॉलेज नहीं है मुझे एआई टूल्स की, और वो मुझे लेनी पड़ेगी। भले ही उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन मेरी इंडस्ट्री में कंटेंट क्रिएशन में नहीं है, पर जब मैं काम करती हूँ डे टू डे टीम के साथ, मेरे को आधी चीजें नहीं पता है, और अब मैं एक्चुअल में कोर्सेज में एनरोल करके अपने आप को अपस्किल करने वाली हूँ। क्योंकि आप ऐसे बैठे रहोगे हाथ पे हाथ लेके, नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं, सीखो, समझो, जितना हो सकता है उतना करो। जो जिस इंसान में वो होगा कि मैं सीख लूंगा या देखते तो ये क्या चीज है, उनकी जॉब को खतरा नहीं होगा। ओके। पर जो सोचेंगे नहीं हम तो जैसे चल रहे हैं हम वैसे ही चलते आएंगे, सब मरेंगे, सब पिसेंगे, हाँ, बस, ये नहीं बस नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही ना। मैं तो आपसे बात करके डर भी रहा हूँ थोड़ा सा ना। मुझे अब अपना खतरा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट हमने सोचा है कि वैसे पता नहीं 2-4 साल आपको पॉडकास्ट में करियर बनाना, बहुत से लोग बनाना चाहते हैं। आपने स्टूडियो खोला है, मैंने भी खोला है, तो इसमें फ्यूचर है या हमने आज के हिसाब से खोला है 5 साल बाद के हिसाब से खोला है? मुझे तो लगता है पॉडकास्टिंग 1-2 साल वाली चीज है ही नहीं मोहित जी, मतलब लॉन्ग टर्म वाली है। लॉन्ग टर्म है। मतलब मैंने ना कंटेंट क्रिएशन ही लॉन्ग टर्म है। आप मैराथन दौड़ रहे हो या स्प्रिंट, मतलब आपको छोटी रेस में दौड़ना है या मैराथन दौड़नी है, तो 10 साल का तो विजन लेके चलते हैं मेरे साथ। पॉडकास्ट में ना, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ जी। पॉडकास्ट में समझ, जैसे आप हैं, आपने दुनिया भर के पॉडकास्ट अपने एज ए गेस्ट बन के गए हो, लेकिन जो आपकी ऑडियंस है ना, आपको बार बार सुनना चाहती है। मतलब मुझे लगता है इसका ट्रेंड कभी खत्म ही नहीं होगा। आप आज जो है 2026 में और एडवांस हो जाएंगे, 2027 में आप और एडवांस हो जाएंगे, तो आपकी 2027 वाली एडवांस होगी कि नहीं, इसने 2024 में और बात की थी, 2027 में एडवांस कर दी। तो मुझे लगता है इसका ट्रेंड 5-10 साल रहेगा। मतलब ये मुझे इंटरनली फील है, तो मैंने इसकी शुरुआत करी है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे ये भी लगता है कि किसी भी इंसान को अपना एक अच्छा बेस बनाने के लिए भी और कम्युनिटी बनाने के लिए, कि आपका पॉडकास्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे भी और लोगों को समझ में आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टाइम लगता है। 6 महीने में थोड़ी ना, मतलब सबको पता, और सबको तो कभी भी पता नहीं चलेगा। अब जो सबसे बड़ा पॉडकास्ट भी है भारत में, पूरा भारत थोड़ी ना देखता है। तो कभी भी दुनिया, हमारी पॉपुलेशन, हमारी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है भारत की। 140 करोड़ प्लस लोग हैं। आपके पास ऐसा तो कभी नहीं होगा कि देखने वाली ऑडियंस नहीं है, ये आप नहीं बोल सकते। आप कंटेंट अच्छा बनाओगे, अच्छे लोगों को लेके आओगे, अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इंसान की, वो यूट्यूब पे आके देखेगा, उनको सही लग रहा है, तो पॉडकास्ट की एक ऑडियंस रहेगी। बट आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। एंड पॉडकास्टिंग ऐसा भी नहीं है हर दूसरा इंसान अब सब बोल रहे हैं बैठ के पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, आसान भी नहीं है।
आसान नहीं है, पर वही बात है। फिर लोग पूछते हैं मेरे से कि धैर्य, फिर जब हर दूसरा इंसान कर रहा है, मेरा पॉडकास्ट स्टैंड आउट कैसे करेगा? मुझे लगता है स्टैंड आउट वही, मैंने आपको जो सबसे पहली बात जब आपने मेरे पॉडकास्ट के बारे में पूछी, क्यों स्टार्ट किया, एक तो आपकी नीश हो, फिर आपका ऐसा पॉडकास्ट हो जो सबके लिए ना हो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, तो एक नीश में अगर आप रहोगे तो आपका पॉडकास्ट बढ़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है जो एक दो बड़े बड़े पॉडकास्टर्स थे, उन्होंने सबको बुला के और हर चीज पे बात करके वो बड़े हो गए, सबके साथ वो नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, आप अच्छे सवाल पूछोगे या कुछ नया एलिमेंट ऐड करोगे, वही एक तरीका है स्टैंड आउट होने का। और क्या ही करोगे? पॉडकास्ट क्या है? 2 चेयर लगा दो, माइक लगा दो, कैमरा लगा दो, क्वेश्चंस पूछो सामने वाले इंसान से। आज आप हैं, अभी मैं हूं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कुछ, मेरी जगह कोई भी इस कुर्सी पे बैठ सकता है। सवाल कैसे किया जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है और क्या फ्लो है, कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, उससे सब बदलते हैं। थोड़ा सा इस मुद्दे पे आ जाते हैं, थोड़ा सा और मतलब थोड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा भी है ये। इलाहाबादी जी वाला इशू में लेना चाहूंगा। मतलब उन्होंने एज ए कैरियर ही उसको लिया था। हाँ। मैं इसको कैरियर से जोड़ता हूँ, लेकिन एक ऐसा कमेंट जो उनके कैरियर को डुबा सकता है, मुझे भी इस चीज का डर लगता है कि कभी हमने पॉडकास्ट खोल दिया कि मैंने कोई ऐसी चीज बोल दी और वो वायरल हो गई, तो लोग जो मेरी अपनी वैल्यू, आपको नहीं लगता कि ये चीजें इन्फ्लुएंसर की लाइफ, मतलब अगर आपको शिखर पे लेके जाती है ना, तो आपको नीचे भी गिराने की ताकत रखती है उसी स्पीड से? आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मतलब उसको कैसे मेंटेन करना है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर या पॉडकास्टर, आप पब्लिक स्क्रूटिनी में होते हो ना, पब्लिक की नजरों में होते हो। आपने कुछ चीजें खुद अपने वॉलंटरी बेसिस पे बोला, ये मैं डालूंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या डालूंगी। जैसे ही आपने वो किया, उसका ये मतलब है अब जो राम सीता गीता कुछ भी हो, उसका हक है कि वो आके कुछ भी लिख दे उस पर, क्योंकि आपने डाला। पहली बात तो वो आपका कॉन्शियस डिसीजन था। अब आप डाल रहे हो, जब कर रहे हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन, एज अ क्रिएटर, एज समबडी जिसकी एक ऑडियंस है, 5,000 की हो या 5 लाख की हो, नंबर से कुछ नहीं होता। वो लोग आपको कुछ मानते हैं, है ना, वो आपको लुक अप टू करते हैं या आप उनकी इंस्पिरेशन हो, वो आपसे सीखते हैं, वो कुछ लोग आपको आइडियलाइज करते हैं। अब आप एक एक चीज जो बोलते हो या करते हो गलत है, पर इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे। मुझे वो वर्ड ही नहीं पसंद इन्फ्लुएंसर। मैं कभी भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बुलाती, मैं कंटेंट क्रिएटर बुलाती हूँ या एडुकेटर बुला लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत भारी लगती है मेरे शोल्डर्स पे, किसी को इन्फ्लुएंस करने की। मैं कौन हूँ इन्फ्लुएंस करने वाली? पर अगर मैं कर भी रही हूँ, क्योंकि इनडायरेक्टली हो रहा है, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइटली नहीं ले सकते कि 1 लाख फॉलोअर हैं तो है जी, जो मन में आए बोल। नहीं, सोच समझ के 3 बार सोच के बोलो, बेटर है इससे अच्छा कि जो मन में आए बोल दो। बिकॉज वो कब कहाँ चला जाए और क्या हो जाए किसी को नहीं पता नहीं चलता। हाँ, शायद उन्होंने भी ऐसा सोचा नहीं होगा। हाँ, देखो कोई भी जानबूझ के तो करता नहीं है यार। और जिस इंसान जहां वो पहुंचे हुए हैं, आप देखो पॉडकास्टिंग का ट्रेंड इंडिया में वो लाया है, वो आप उनसे नहीं छीन सकते। पॉडकास्ट से पैसे कैसे बनाने हैं, पॉडकास्टिंग करनी कैसे, सब तो ही हैज गॉट इन आवर इंडस्ट्री। बट अब वही बात है ना, आपको केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। सब मिलने के बाद उसको सस्टेन करना और माइंडफुली समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग बात नहीं करते, क्रिएटर बनना बहुत फैंसी लगता है, चमकीला लगता है, पैसे कमा रहे हो, फेमस हो रहे हो, सब जानते हैं आपको। हाँ, ये सब होता है, पर उसके साथ साथ उसके कॉन्स, हर फील्ड में कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं। अब इसमें 1 सेकंड में कोई भी आपकी फिर उतार भी सकता है, कोई भी आपको कुछ भी बोल भी सकता है। और मतलब वही हो जाता है ना कि यू आर डिपेंडेंट। अब क्या हो गया, जब तक लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, आपका सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया। जैसे ही किसी ने एक पॉइंट आपकी पकड़ ली, पर उस एक पॉइंट पे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखने जाओ तो बहुत फ्रेजाइल करियर है ना। वो क्षणभंगुर बोलते हैं ना हिंदी में, फ्रेजाइल है वो। इसको मैं मानता हूँ हर एक व्यक्ति झेल भी नहीं सकता। हाँ, नहीं कर सकते सबके। एवरीबॉडी इज नॉट मेंट टू बी अ क्रिएटर। हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति आते थे मैम, वो ना अच्छे, मतलब लड़की थी वो, उन्होंने अच्छा बोलना स्टार्ट करा। हाँ। उसको ना 2-3 कमेंट्स गंदे वाले स्टार्ट करे लोगों ने। मतलब रीच अच्छी थी चैनल पे, वो गंदे कमेंट देख के डिमोटिवेट हो गई, उसे छोड़ दिया। मतलब 6 महीने मेहनत करा, फॉलोअर करीब 5 से 10 हजार करे, और 6 महीने बाद छोड़ दिया। तो यार मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे को समझ में मुझे लगा हर एक व्यक्ति सहन भी नहीं कर सकता। जो एक मानसिक कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ होती है ना, मेंटल स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, सबकी अलग होती है। कुछ लोग जल्दी टूट जाते हैं। मैं तो इतना मानती हूँ, आप क्रिएटर नहीं बन सकते हो अगर आप थिक स्किन्ड नहीं हो।
ओके आप हर चीज को अगर बुरा मान जाते हो बहुत जल्दी, फिर कभी नहीं बन और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हाई नहीं है, सकता। मतलब इस बंदे ने मुझे ये बोल दिया, ओ आज मेरा मूड खराब है पूरा दिन, इसने बोल दिया यार तू तो ऐसी लग रही है, तू कौन है बोलने वाली, कुछ भी किसी ने कमेंट डाल दिया, आ गए ज्ञान देने, क्या समझती हैं सारा अपने पता है आप ना को, इनको। कुछ भी बोल दिया। और अगर आप वो एक कमेंट को लेके अगर दिल पे बुरा रख के बैठ जाओगे तो आप क्रिएटर नहीं बन सकते हो। आपको थोड़ा थिक स्किन होना पड़ेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। मैम थोड़ा सा मैं फ्रीलांसिंग पे जाना चाहूंगा। आज की तारीख में लोग फ्रीलांसिंग में आके भी अपने करियर को फिक्स कर रहे हैं। क्या इसमें स्कोप लग रहा है आपको कि हर एक व्यक्ति आज की तारीख में फ्रीलांसर बनना चाहता है? इसमें आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग पहली बात तो बहुत ही कॉमन और एक्सेसिबल करियर ऑप्शन हो गया है जी। पहले मैं 4 साल पहले की भी बात करूं, जब मैंने अपनी पहली कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट की थी कॉलेज इंजीनियरिंग जस्ट खत्म करने के बाद, मुझे आइडिया भी नहीं था फ्रीलांसिंग जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं, या फ्रीलांसिंग होता क्या है, या फ्रीलांसिंग से इतने पैसे कमाए भी जा सकते हैं कि लोग फुल टाइम जॉब्स छोड़ के ये करने लगे और ये ट्रेंड आ जाएगा एक। तो अब क्या हो गया है, अब जमाना ऐसा आ गया है हर दूसरा इंसान फ्रीलांसर है। ओके। जिसमें भी अभी कुछ गलत नहीं है, पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्वालिटी जो आप दे रहे हो एज अ फ्रीलांसर वो डाउन हो गई है। भले ही आप वीडियो देखो, फ्रीलांसर क्या करता है, कोई भी एक सर्विस या उनकी स्किल को पकड़ के आप उसको वो डिलीवर करते हो एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स में। वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, आपका ये डीओपी प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो आप कंटेंट राइटिंग करते हो, कॉपी राइटिंग करते हो, किसी का यूट्यूब चैनल अकाउंट मैनेज करना, कोई भी सर्विस हो गई। लिंक्डइन पे आप कंटेंट अच्छा लिखते हो तो दूसरे फाउंडर्स के लिए उनका पूरा अकाउंट मैनेज करना और उनकी पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करना, करेक्ट। ये भी फ्रीलांसिंग। किसी भी एक स्किल को आपने पकड़ा और उसको आप मल्टीपल क्लाइंट्स को या मल्टीपल लोगों को एक पर्टिकुलर रिटेनर पे या एक वैल्यू पे आप वो फ्रीलांस कर रहे हो। अब वो हर इंसान कर रहा है, पर उसकी क्वालिटी डाउन इसलिए जा रही है क्योंकि लोगों को ये इजी मनी अर्न करने का वे समझ में आ गया है। उसकी वजह से हर कोई एक क्वालिटी फ्रीलांसर नहीं है। फ्रीलांसर तो सब है, बट क्वालिटी फ्रीलांसर्स बहुत कम हो गए हैं। और फिर जब फ्रीलांसर एक एजेंसी ओनर बन जाता है, जो अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर लेता है और उसके नीचे 10 फ्रीलांसर काम करते हैं, उनकी हालत और भी बेकार है। ओके। बिकॉज जैसे ही एजेंसी बन जाती है, क्लाइंट को रिटेन कैसे करें? आज आप एक क्लाइंट ले आए, आपने क्लोज कर लिया उसको, 6 महीने बाद छोड़ के जा रहा है क्लाइंट। एक ही क्लाइंट को आपके साथ हर महीने आपकी जो भी बिलिंग है उसको आप लगातार कैसे रखें एज अ फ्रीलांसर? सस्टेनेबल इनकम, हर महीने आपकी एक फिक्स्ड इनकम कैसे आए, वो बहुत कम लोग कर पा रहे हैं फ्रीलांसर्स इंडिया में आज भी। Okay. ये ऐसी रील्स बनाना आपने बहुत देखी होंगी वायरल, 1 लाख पर महीना कमाई है एज अ फ्रीलांसर, 10 लाख कमाई है पर महीना एज अ फ्रीलांसर। इंस्टाग्राम से मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे, पर मेजोरिटी लोग नहीं कर रहे हैं। मैं समझ गया। क्रिएटर्स भी, हर क्रिएटर बैठ के 10-20 लाख पर महीना नहीं कमा रहे हैं। और जस्ट बिकॉज किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स, इसका ये मतलब नहीं है वो 10 लाख महीने का कमाता है, एक और चीज। और जस्ट बिकॉज किसी की 10,000 फॉलोअर है, इसका ये मतलब नहीं है वो कुछ नहीं कमा रहा। कितने आपके फॉलोअर है उससे ये आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। और फ्रीलांसिंग में भी आप ऐसे ही नहीं अंदाजा लगा सकते हो कि जस्ट बिकॉज इसके बहुत सारे हाई टिकट फ्रीलांसर्स होते हैं, हाई टिकट क्लाइंट फ्रीलांसर्स, उनके क्लाइंट लेट्स से सिर्फ 5 है मोहित जी, पर उन 5 क्लाइंट से ही वो 50 लाख कमा लेते हैं, क्योंकि एक एक क्लाइंट उनको 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मुझे 50 की जरूरत ही नहीं है। तो आप कौन सी सर्विस दे रहे हो, किस पैकेज पे, किस कॉस्टिंग पे, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। ये बड़ी बात आपने कही। मतलब कुल मिला के फ्रीलांसिंग वाला नाम ना हर एक व्यक्ति जोड़ रहा है अपने नाम से। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। हर कोई फ्रीलांसर है, हर कोई क्रिएटर है। मैं तो बोलती हूँ क्रिएटर भी हर कोई, अब हर कोई क्रिएटर है, हर कोई फ्रीलांसर है। अब आपको ये देखना है कि फ्रीलांसर एक्चुअल में कौन है और एक्चुअल में क्रिएटर एक्चुअल में कौन है। वो क्वालिटी वर्ड, क्वालिटी क्रिएटर कौन है, क्वालिटी फ्रीलांसर कौन है, क्वालिटी लगाना पड़ेगा। वो आप बेहतर उसके जज हैं, वो ऑडियंस तय करेगी या देखेगी, या जो भी उनकी सर्विसेज लेना चाह रही है। ये बड़ी बात आपने कही। आप मैम इसको कैरियर कोच को पिछले कुछ सालों से लगातार फॉलो कर रहे हैं, और इसमें आपने न जाने कितने लोगों के, किस व्यक्ति का आपने आज लो ऐसा कैरियर सेलेक्ट करा अपने तरीके से और उसने अपनी कैरियर में सफलता प्राप्त कर ली। कोई ऐसा कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप? बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे तो, पर कोई ऐसा व्यक्ति उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा था वो, हाँ जी, कि उसे क्या करना है, व्हाई दिस कोरोनरी डी, हाँ मैं क्यों क्या करूंगा, उसको पता ही नहीं है। तो आपने कैसे उसे कनेक्ट करा? हाँ जी, तो एक कॉलेज का स्टूडेंट था, जो 2nd ईयर इंजीनियरिंग में था। वो सिविल इंजीनियरिंग परसू कर रहे थे एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, एंड तब वो मेरे पास आए थे कुछ 2-2.5 साल पहले, सॉरी 3 इयर्स पहले, 3 साल हो गए।
एंड कोई मतलब कुछ अंदाजा नहीं लाइफ में क्या करना है, क्या पसंद है, क्यों क्या नहीं करना है वो भी नहीं पता, क्यों नहीं करना, क्या करना है वो भी नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने करीबन 10 से 15 सेशन उनके साथ किए होंगे करियर गाइडेंस के। ऑनलाइन या ऑनलाइन? ओके, मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, ऑफलाइन बहुत रेयर करती हूँ अगर किसी को हम्म। जरूरत हो तो उस पूरी जर्नी के थ्रू हमने ये उनके लिए मतलब एंड कंक्लूजन ये था कि 10-15 सेशन के बाद, और जो 10-15 सेशन होते ऐसा भी नहीं एक ही महीने में 2 महीने में नहीं, वो एक सेशन 1 महीने में लेते थे, फिर 2 महीने बाद जगते थे, वापस एक और सेशन करना है, फिर दूसरा, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 साल लगा। बट 1 साल बाद उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं, मैं मार्केटिंग परसू करूंगा। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मार्केटिंग फील्ड में वो गए। ठीक है, फिर अब मार्केटिंग में जाने के लिए रेज्यूमे, उनका पोर्टफोलियो, कंपनीज को कैसे अप्लाई करें, ये सारी दिक्कतें आने लगी, तो और सेशंस बुक किए। पूरी एक जर्नी में मैं उनके साथ रही, और अल्टीमेटली उन्होंने एक बहुत अच्छे एडटेक स्टार्टअप को ज्वाइन किया एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, या कुछ उनकी पोजीशन थी, मुझे याद नहीं आ रही, मार्केटिंग रिलेटेड ही थी। और अब उनको हो गए हैं काम करते हुए ऑलमोस्ट 2.5-3 years। वो कंपनी भी स्विच कर सके हैं, एंड ही इज अर्निंग वेरी गुड मनी, एंड उनको बहुत मजा आता है उनके काम में। उनको समझ में आ गया था मार्केटिंग इज माय कॉलिंग, एटलीस्ट अभी तो मुझे यही पसंद है और यही करनी है। तो इससे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कुछ लोगों को जरूरी नहीं सबको 1-1.5 साल लगे। बहुत सारे लोग एक सेशन में समझ जाते हैं, कुछ को 5 सेशन लगते हैं, कुछ को 2 महीने लगते हैं। तो पर सेशन आपका चार्जेस होते हैं, बट अब मैंने वो सेशन करने बंद कर दिए। अच्छा, पेड मैं 1-to-1 सेशन 1-to-1 ना नहीं करती हूँ इतने। टाइम बहुत कम रहता है क्योंकि अब ट्रैवल इतना हो जाता है, पॉडकास्ट और जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं और कॉलेज सेशंस की वजह से, और जो बाकी काम चल रहा है उसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। वैसे कितना, अगर पहले स्टार्टिंग में करते, कितना सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाता था उसमें? स्टार्टिंग में तो मैं बहुत, मोहित जी, मैं 200 रुपए 30 घंटे के लिए 30 मिनट के लेती थी सिर्फ। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था 2020 में। मतलब बिल्कुल जॉब के साथ साथ करती थी। सिर्फ मुझे ये था कि बच्चे जो है ये आ रहे हैं, ये पॉकेट मनी माँ बाप से लेते हैं या किसी से मांग के ये सब करते हैं, तो क्यों इनसे क्या ही पैसे लेने हैं। 200 रुपए इसलिए लेते हैं जिससे वो पंचुअल रहे, वो बंदा, कुछ तो उसको थोड़ा लगे तो कि यार रहे 200 रुपए गए हैं, दिए मैंने, वरना तो क्या 200-250 ही चार्ज करती थी। कोई जैसे लिंक्डइन या रेज्यूमे जैसी सर्विस हो गई जिसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट था, तो 500 रुपए था, ऐसा ही था। मैं तो ऐसा करता था, मैं अपना ट्रेनिंग करता था ना ऑनलाइन, 149 रुपए 149 रुपए लेता था। और उसको ये बोलता था अगर तेरे को भारी लगे ना, तू मुझसे सेशन के बाद मुझसे वापस ले सकते। 2-4 आते थे वापस करने वाले, वरना सब ऐसे ही कर देते थे। तो उससे क्या लगता है बंदा कि हम 149 से अमीर नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम ये देख कि तेरे को 149 गए तो सोचेगा चलो एक बार जूम पे हम आ ही जाएं। सही बात है। तो अभी जैसे आपको कॉलेज अप्रोच करते हैं, यूनिवर्सिटी अप्रोच करती हैं, और भी इंस्टीट्यूट आपको अप्रोच करते हैं, तो पूछना चाहिए मुझे, वैसा पूछ लेता हूँ, आपको लगेगा तो डाल देंगे वरना नहीं। मतलब कितना इनकम वहां से आ जाता होगा किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का आपका? मैं नंबर्स तो रिवील नहीं कर सकती या फिगर्स, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि कॉलेज से मेरी कोई अर्निंग ज्यादा नहीं होती है। मेरी अर्निंग, क्योंकि कॉलेजेस ज्यादा पैसे देती नहीं, आपको तो भारत का हाल पता ही है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस का तो और भी बुरा हाल है, एमबीए कॉलेजेस फिर भी थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। इसलिए मैंने एडटेक स्टार्टअप्स जो हैं, है ना, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की तरफ भी मैं गई, क्योंकि उधर पैसा मिल जाता है। तो जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और एडटेक स्टार्टअप्स होती है उनकी थ्रू आप बोल सकते हो मेरी 40% ऑफ माय रेवेन्यू, 40% उधर से आ जाता है। कॉलेजेस से बहुत कम आता है। तो वहाँ तो आप शौकिया मान लो, या लोगों की हेल्प की बात कर, मैं हेल्प करने ही जाती हूँ। और मैं अगर सेशन ले रही होती हूँ, कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है, अच्छा कॉलेज है, बच्चों की हेल्प हो सकती है, तो मैं चली जाती हूँ और फ्री में कर लेती हूँ। या तो मैं एक बेसिक जितना भी वो दे सकते हैं उस हिसाब से, वो मेरा अर्निंग सोर्स में गिनती नहीं हूँ, मतलब कॉलेजेस के जो सेशंस हैं, और बहुत कम कर दिए मैंने अभी तो। एक टाइम था जहाँ पे मैं हर दूसरे दिन एक कॉलेज सेशन कर रही होती थी, अब मैं महीने में 5 करती हूँ या 4। तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं कॉलेज? लिंक्डइन, सब लिंक्डइन। तो लिंक्डइन का बहुत आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है पूरा। मैं तो हमेशा बोलती हूँ जो भी मेरे को बनाया लिंक्डइन ने बनाया। ये बड़ी बात है। मेरे को लगता है लिंक्डइन से पता नहीं कैसे लोग अपने पैसे कमा लेते हैं। आप बता रहे हो तो मुझे यकीन हो रहा है कि कमाते ही होंगे लोग। हम तो 3 साल से तो ये इसी के थ्रू कर रहे हैं। मतलब उसको एक्चुअली उसको ही पता होता है जो वो चीज कर रहा होता है। हाँ जी। BMW का स्वाद तो उसी को पता होगा जो उसको चलाता है। सही बात है, मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो ये चीज बड़ी प्यारी आपने बात कही है। मुझे ना बड़ा, अब तो मुझे लगता है कि उस पर भी थोड़ा काम करना चाहिए। मतलब जो प्रोफेशनल लोग नहीं, आपको जरूर मैं तो सबको इनकरेज करती हूँ। मैं जहाँ भी किसी कंटेंट क्रिएटर इवेंट में जाती हूँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है। मैं स्टैंड आउट क्यों हो जाती हूँ?
50 लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम वाले होते हैं, एक मैं लिंक्डइन वाली होती है, सही, 2 ये अपनी ब्रांड अपना आप ही अलग हो हाँ, तो वो जाती है। अलग। और उसमें क्या हो जाता है, मैं तो सबको क्या कर, पर इवेंट के एंड में क्या होता है, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे क्या लगती है क्या होती है, उस इवेंट के अंत तक उन 50 लोगों को मैंने ये समझा दिया होता है थोड़े ही शब्दों में कि लिंक्डइन की वैल्यू क्या है, और कितने लोग जैसे आप बोल रहे हैं मेरे से मिलने के जस्ट बाद अपना लिंक्डइन मैं अकाउंट यही तो खोलते आपसे हैं कहना चाह और रहा हूँ, बनाते मतलब हैं। मैं अभी तो इतना इम्प्रेस नहीं हुआ था। हाँ लास्ट मेरे पॉडकास्ट सोमी मैम से हुआ था जब मैंने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया था, हाँ जी, और आज आपके साथ हुआ तो उसमें काम करना स्टार्ट करूंगा। हाँ। मतलब यहाँ मुझे इनडायरेक्टली लग रहा है कि यार उससे जब इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो कुछ तो उसके अंदर बात होगी। रेवेन्यू, इम्पैक्ट, नेटवर्क बन रहा है आपका, जिस तरीके के लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उधर जो एक क्वालिटी ऑडियंस है, जैसे मैंने आपको बोला, जिस तरीके के लोग उधर कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं तो सबको बोलती हूँ अकाउंट बनाओ, और कितने लोगों ने अकाउंट बनाए और अपने शुरू किए, और कुछ लोग तो मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं अपनी जर्नी में, जिनको मैंने बोला कि ऐसे करो ऐसे करो, और मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, मेरे से भी आगे निकल गए हैं। सिर्फ नंबर ऑफ फॉलोअर्स की बात करें तो अच्छी बात है यार। क्या ड्रीम है मैम अपना? कोई ऐसा ड्रीम तो होगा ना जो इंसान सोचता है कि मेरे को ना बड़ा सा घर लेना है या बड़ी सी कार लेनी है। ड्रीम बताओ। ड्रीम ना आपने पॉडकास्ट में सक्सेस स्टोरी विद मोहित इसलिए रखा है हाँ। कि सक्सेस की कहानी बताओ, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतना अगर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं आप, तो मेरे हिसाब से सक्सेस है। जो व्यक्ति अगर किसी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है ना, वो बड़ा पुण्य धर्म का काम कर रहा है। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आप इतना बड़ा धर्म का काम कर रहे हो। लेकिन हर व्यक्ति के पीछे ना एक कहानी होती है। हाँ जी। कोई ऐसी, मतलब मैं आपसे चीज जानना चाहता हूँ, कोई ऐसी चीज जो आपका ड्रीम है। हाँ। जैसे मेरे को ना ड्रीम है तो फॉर्च्यूनर या BMW, मैं हर पॉडकास्ट में बोल देता हूँ, हाँ। तो मेरे को लेनी है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर नहीं ले पाया तो उन वीडियो को देखूंगा, आप ही मुझे भेजना कि मोहित आपने बोला था। हाँ। तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्लिप काट के आपको भेजूंगा, मैम आपने बोला था लेकिन लेनी। तो कार कौन सी ड्रीम है ऐसी जो लेनी है? मेरी ड्रीम कार BMW X6 है, और मेरे विजन बोर्ड पे भी डली हुई है वो। ग्रेट। और एक दिन मुझे वो गाड़ी चलानी है, अब वो करेंगे, एक दिन होगी तो जरूर मेरे पास। ऑडियंस जितने भी आप देख रहे हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद का मैम को समय दे दिया है बस। और जब ये ले लें तो आप मुझे टैग करना कि मोहित जी आपको मैडम को कांग्रेचुलेशन भेजना है, ठीक है ना? क्योंकि बोलना मंच पे ना, मैं जब लास्ट पॉडकास्ट ले रहा था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने उनसे पूछा तो वो नहीं बता रही मैम। अरे सर नहीं, अरे सर क्यों पूछ रहा हूं? मैडम बता दो, मैं मेरी बात तो उनसे मुंह से मैंने निकलवाई दिया कि उनको जो लेना है। अब वो बाद में जब पॉडकास्ट मतलब थोड़ा बहुत चला है वो, तो मुझे मैसेज आया कि सर मुझे लगता है वो जो आपने पॉडकास्ट में पूछा है ना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझसे पूछा। मतलब ये देखो, मतलब अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया तो मुझे लगता है कि इसी साल में वो पूरा कर लूंगी। अब पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो मैं इसलिए पूछ लेता हूँ। ये हो सकता है आपका वो X6 X5 BMW X6। तो मैं चाहता हूँ कि X6 बहुत जल्दी मैम के पास है। आपको क्या लगता है कि मैम कब तक ले लेंगे? तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना। मैम चाहेंगे प्रेशर फील होगा। नहीं मैम, ये अच्छी बात है, देखो पब्लिकली बताना आसान नहीं होता। जब हैसियत होगी और कर पाएंगे अपने हिसाब से तब जरूर लेंगे, लेना तो यही चाहूंगी। हाँ नहीं, अच्छी बात है मैम, और अच्छी कार भी है। हाँ जी, बैठाइएगा हमें भी, कभी हम भी बैठ लेंगे, थोड़ा सा घूम लेंगे जरूर। पर मुझे ये भी, इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी, पर मैं मानती हूँ कि जो गाड़ी होती है ना, डेप्रिशिएटिंग एसेट, आपको वर्ड बहुत फैंसी लगता होगा, पर सच बात तो यही है, गाड़ी जैसे ही स्टोर से निकलती है उसकी वैल्यू कम ही होती है, वो बढ़ती नहीं है कभी। तो ये भी मुझे पता है। तो कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ यार, एक ऐसे लेवल पे फिर वो लेनी बनती है जब बिना लोन या EMI के फिर आप ले सको। क्या बात, क्या बात, क्या क्योंकि लोन और EMI के साथ तो फिर तो कर करके अभी भी शुरू कर देंगे तो वो तो जब तक चले 15 साल 10 साल उतारते करते रहेंगे, अभी ले लेते हैं। पर वैसी नहीं चाहिए अपने, वही मैं बोल रही हूँ, जब फिर ऐसी हैसियत हो कि आप ले सको ना, एटलीस्ट आधी अमाउंट भी सीधा डाउन पेमेंट कर सको, आधी से थोड़ी ज्यादा, फिर कुछ मतलब बनता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं लेनी है। जितने भी है सुन लेना, कभी चल दिया हो शोरूम पे फोन मिलाने। तो लेना आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़े कॉस्टिंग हो जाती है, उनकी सर्विस बड़ी महंगी चली जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एज ए बिजनेस, मैं बिजनेस पे पहुंच गया, एज ए कैरियर कोच, अगर कोई व्यक्ति बनना चाहे, बड़े एक्सपर्ट, तो क्या इसमें अपने आप का स्कोप माने वो लोग? देखिए क्या क्या आना चाहिए एक अच्छे कैरियर कोच को, क्या क्या चीज होनी चाहिए उसके माइंड में, क्या क्या वो सिखा सके जो उसको लगे कि यार मैं वो कर सकता हूँ जो आप कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले आप एक अच्छे पीपल्स पर्सन होने चाहिए, मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना आना चाहिए, लोगों से बात करनी आनी चाहिए, आप लोगों के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए, बिकॉज आपका काम क्या है, इंसान की प्रॉब्लम सुनना,
उसको अपने करियर में गाइडेंस देना। करेक्ट। तो डे टू डे आपको कम्युनिकेट करना है अलग तरीके के लोगों से, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, जिनकी अलग एस्पिरेशन और सबका माइंडसेट अलग है। तो जब तक आप लोगों को नहीं समझते और लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आप करियर कोच नहीं बन सकते। यू शुड बी अ गुड पीपल्स पर्सन सबसे पहले, है ना। दूसरी चीज, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई होना चाहिए। ओके। बिकॉज इंसान आपको लगता होगा कि करियर कोचिंग सेशन में इंसान सिर्फ ये पूछेगा करियर कैसे बना, नहीं, करियर क्यों नहीं बन पा रहा ना, उसके 100 रीजन है। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की फादर की डेथ हो गई, यहाँ से भी ये गुजरना सारे पड़ेगा। इमोशन सब मेरे को सब मेरा ऐसा नहीं होता है आके वो सिर्फ कट टू कट करियर का बोल दिया खत्म, ये हो गया मैम, ये नो, मुझे सब समझना पड़ता है, एक एक लेयर बाय लेयर, कि इसकी माइंडसेट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या हुआ, इनकी सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या फैमिली के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है, या बॉयफ्रेंड के साथ कुछ हुआ है, सब केस आते हैं यहाँ पे। क्योंकि हर चीज का इफेक्ट होता है ना। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बोलने के लिए अलग होती है, अलग कुछ नहीं होता है, हर चीज का इफेक्ट होता है। ये सब आप पूछते हो, इंसान को समझते हो, उनके इमोशन समझते हो, तब जाके आप एक कनेक्ट बना के उसको बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हो एज अ करियर कोच। वरना आप अपने हिसाब से तो दे दोगे, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ना। तो दूसरा इमोशनल। और तीसरी स्किल मुझे लगता है, कोई भी एक बेसिक करियर कोचिंग की या करियर काउंसलिंग की जो सर्टिफिकेशन होती है किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, आप एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर तो होने चाहिए, ताकि जो बेसिक फ्रेमवर्क्स और टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जब बेसिक आपकी स्ट्रेंथ मैपिंग हो गई, कौन से रोड मैप्स बेस्ट हैं 12th के बाद, या आप स्टडी अब्रॉड आपको करना चाहिए या नहीं, बेसिक्स जानने के लिए, टूल्स, फ्रेमवर्क, रोड मैप जानने के लिए एक बेसिक करियर काउंसलिंग सर्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए। तो आपको मार्केट में एक थोड़ी बेसिक रेपुटेशन तो देती है कि हम ऐसे ही किसी के पास नहीं आ गए, इसने भी खुद सर्टिफिकेशन की हुई है, तो वी कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम हर। या तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल्स हो जहाँ पे आप रिजल्ट्स दिखा सको, सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो। मतलब लोगों को लगने लगे कि यार ये व्यक्ति अच्छा है, हाँ जी, बेहतर हमारे लिए सोच सकता है। हाँ, मतलब इसको तो मैं आसानी नहीं मान रहा। आपने जो प्यार मोहब्बत वाली बात की, यहाँ से तो किसी को निकाल पाना, करियर में लाना, ये आसान नहीं है। हाँ, नहीं। मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं। पर ये सब होता है ना, जैसे क्या ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 महीने पहले ही मेरी एक मेंटी थी, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, वो डिप्रेशन में थी क्योंकि उसका बहुत कुछ 5-6 साल का रिलेशनशिप टूट गया। अब उसकी वजह से आप बोलोगे उसके करियर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 100% क्यों नहीं पड़ेगा? आप इंसान ही नहीं हो अगर आप सोच रहे हो। वहां से निकालना उसे कैसे? बड़ा, अब उसका माइंडसेट समझना, इतनी वो सहमी हुई, डरी हुई, वैसे ही उदास आ रही है सेशन में, पर उसको कुछ करना है, पर उसको लाचारी भी फील हो रही है, हेल्पलेस फील हो रही है, पर उसको कुछ करना है करियर में, लाइफ में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पर पूरे दिन कुछ करने का मन भी नहीं करता है। क्या करे इंसान? इतना इजी नहीं है समझाना और उनको फिर एक डायरेक्शन देना, एक मोटिवेशन देना। और आप ऐसे नहीं बोल सकते चलो उठो अगले दिन से लगो। जो इंसान उस स्टेट में है उसको ऐसे नहीं बोल सकते। उसकी जिम्मेदारी भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को कुछ ऐसा केस हुआ है, कुछ भी बंदा फेल हो गया तो आपको क्लेम करेगा। तो बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी लेयर। इसलिए मैं ये भी बोलूंगी इतने, क्योंकि ना आपके भी माइंड पे इमोशनल इफेक्ट तो थोड़ा होता है। ये भी मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मेरा काम सिर्फ करियर एडवाइस देना नहीं, इसकी वजह से भी मैंने मात्रा इन सेशंस की थोड़ी कम की। क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है इसमें, और मेरे पास, आप समझ रहे हो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और अगर मैं कर रही हूँ या तो अच्छे से करूँ, वही मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसे 30 मिनट में रफा दफा हो जाऊंगी, कट टू कट ऐसे नहीं चलता है। सेशन किसी ने 40 मिनट का बुक किया है, मेरे 2 घंटे भी सेशन चले, मैंने उस 2 घंटे के पैसे नहीं लिए। ये खिंच जाती हैं बातें। आप बीच में कोई इंसान रो रहा है कॉल पे, आप उठ के थोड़ी ना चले जाओगे। सही बात। तो बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए मैंने 1-to-1 सेशंस बहुत कम कर दिए। ये भी एक रीजन है। बड़े ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। मैं तो अब मुझे पहले आपका ये करियर जो कोच आप हैं वो मुझे आसान लग रहा था, लेकिन सुनने के बाद मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। हम तो नहीं झेल सकते इन चीजों को। मतलब दूसरे के ढोल सुहाने लगते हैं, ये कहावत बड़ी अच्छी चलती है गाँव के क्षेत्र में। बात है। मतलब जो आप कर रहे हो वो अच्छा लगने लगता है, जब उसमें देखते हैं कि कितनी मेहनत करता है बंदा, फिर वो पीछे हट जाता है। तो अभी जैसे मैं आपको देखता हूँ मैम, स्माइल आपके चेहरे पे रहती है। मतलब बड़ा अच्छे गुडविल मैं मान के चलता हूँ आपकी है, लोग बड़े रिस्पेक्ट देते हैं। तो क्या राज है इस चीज का? मेरे को ना बचपन से, मतलब मुझे ऐसा लगता है, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मतलब आपको देख के कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो मुझे ऐसा फील, ये नहीं मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ एज ए गेस्ट। मैंने अभी तक ये 17 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, ये गवाह है शिवम जी। मैंने अभी तक किसी को नहीं बोला कि मतलब मुझे आपको देखकर 1% भी ऐसा लगा कि मैं आपको देखकर नेगेटिव हो जाऊं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव हो और आपसे बात कर ले वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप तो लोग गुरु भी बन जाओ मैम। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मतलब बड़ा अच्छा चलेगा आपका वो फंडा ना। चल तो सकता है। नहीं, इसका क्रेडिट मैं दूंगी अपनी मम्मी को, पापा को और अपब्रिंगिंग को। मेरे को, मतलब मेरी मदर ने ना बचपन से
हमेशा ये सिखाया है कि ड्रीम बिग, कुछ अच्छा करो, एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने करियर को हमेशा प्रायोरिटी रखना। और ये सिखाया था कि हमारे पास जो भी हम देंगे, पर हमारे पास ज्यादा कुछ देने के लिए है नहीं। तो 5वीं कक्षा में ये क्लियर हो गया था, जो बनाना है खुद बनाना है, हमारे पास है नहीं देने के लिए। Great. जितना बनाओगे खुद बनाओगे, जो करना है खुद करोगे। तो अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो खुद करना पड़ेगा। तो जब 5वीं कक्षा में वो अकल आ जाती है ना, तो धीरे धीरे फिर आप समझते हो ओ उधर पहुंचने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहला होता है माइंडसेट। माइंडसेट ही आपका ठीक नहीं है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हो, दूसरों से जेलस होते हो, या दूसरों का बुरा हो इसके बारे में सोचते हो, वो इंसान कभी उठ ही नहीं सकता। क्या बात है। तो उधर से ही आता है, खुद खुश रहो, खुद बढ़ते रहो, और दूसरे के लिए तो हमेशा अच्छा ही सोचो। बिकॉज मेरा ऐसी, मैं कभी भी किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकती, और मैं सोचने का ट्राई करती भी नहीं हूँ। दूसरे बड़े, आपका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, सब अच्छा करे अपनी लाइफ में। पर मैं मोटिवेटेड रहती हूँ कि आज ये कर लिया, अब और क्या कर सकते हैं। बिकॉज वही होता है ना, जब मुझे कहीं पहुंचना है, मैं उस रास्ते पे हूँ, 4 साल से वो जर्नी मैंने स्टार्ट की है, बहुत कुछ बचा है जो मुझे अचीव करना है। और मुझे पता है मेरे पास कोई बैकअप नहीं होता है ना, जब आपके पास लाइफ में, तो ऑप्शन नहीं होता है, करना पड़ता है। सो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, आपको लगे रहना और उसमें, ताकि आप हर दिन जूझ सको। पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है, एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में नेगेटिविटी होगी तो आप काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे, गलत चीजों में घुस जाओगे, और आपकी थिंकिंग सही नहीं रहेगी, तो ग्रोथ नहीं आएगी। फिर वो ग्रोथ आ गया आपको। हाँ, तो इसलिए नहीं, ये बड़ी बात आपने, इसलिए आप एक्टिव रहते हैं। हाँ, पॉजिटिव मैं ट्राई करती हूँ। कभी तो सोचती होगी नेगेटिव, कभी सोचती हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। पर मैं बहुत जल्दी उसमें से स्नैप आउट कर लेती हूँ। सोचती हूँ तो 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट, उसके बाद नहीं, बस मेरे साथ ऐसा होता है। मैं अभी कैरियर की बात कर लेता हूँ। हाँ। कभी ऐसा थॉट हमसे टकराया, हाँ। और वो ना आसानी से निकलता नहीं है। कुछ भी कर रहे होते हैं, वही याद आता है, वही याद आता है, वही याद आता है। हाँ, ऐसा होता है। मतलब आपके साथ होता है ऐसा? होता है। और वो निकलता है, फिर अपने आप ही निकल जाता है। हाँ, जब निकलना होता है वो तो फिर अपने आप ही निकल जाता है। बट अगर आपको कॉन्शियसली ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा इसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ थोड़ा। वैसे मैं वर्कaholic हूँ। ब्रेक किस तरीके से ले लेते हो? मैं बाहर चली जाऊंगी कहीं किसी फ्रेंड के साथ, जो कि मैं पहले करती नहीं थी, मैं सिर्फ काम करती रहती थी। मैं बाहर चली जाऊंगी, अपने साथ कोई टाइम स्पेंड करूंगी, कोई मूवी देख लूंगी, थोड़ी सी, आधी सही। पूरी मूवीज तो और सीरीज देखने का टाइम है नहीं। कुछ ऐसा कर लूंगी जो पैटर्न ब्रेक करे, क्योंकि पहले मैं सोचती थी और काम कर लूंगी तो दिमाग में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। आप और काम करोगे और सोचोगे थॉट मेरे दिमाग में आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उन लोगों के साथ फिर वक्त बिताना चाहिए, बात करनी चाहिए जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको समझे, जो आपको सेफ फील हो, और आपको लगे कि वो आपको एक सुनने वाला कंधा दे सकते हैं। वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है। मैं अपने फ्रेंड से जनरली बात नहीं करती थी जब मुझे ऐसा लगता था, मैं सीधा फोन मिलाती हूँ। ओके। एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैम, कभी भावुक हुए हैं बड़े लेवल के? बहुत हुई हूँ, बहुत। सबसे ज्यादा कब रोए हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, अगर शेयर करना चाहें तो? सबसे ज्यादा, देखिए, ये मैंने अपने जोश टॉक में भी बताया था। तब मैं जोश टॉक में कब गए थे आप? जोश टॉक में गई थी 2021 में। ओके। हाँ, 21 में। मैंने देखा नहीं वो, अभी पब्लिक है वो? है। ओके, ठीक अब तो पूरा, पर मतलब अब तो 21 में, तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। पर मैं आपको लिंक, आप मुझे लिंक भेजिए। हाँ जी, ठीक है। मेरी जो इंजीनियरिंग की फीस थी ना, वो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस की वजह से और टाइम की वजह से मेरे मम्मी पापा नहीं पे कर पाए थे। ओके। तो मेरी मम्मी ने अपने फ्रेंड से एक्चुअली एज अ फेवर पैसे मांग के हमारी इंजीनियरिंग करवाई थी, मेरे और मेरी बहन दोनों की। तो मेरे नाना, जो अब नहीं है, नाना और मम्मी के 2 फ्रेंड्स ने मिलके, इन 3 लोगों ने मेरे और मेरी बहन की इंजीनियरिंग करवाई है। ग्रेट। तो मुझे इतना तब उस टाइम लाइफ में पता चला कि अगर ये नहीं होता और मेरी मम्मी के फ्रेंड्स नहीं आते आगे हेल्प करने, तो हम कहीं नहीं होते, कहीं भी नहीं होते। क्या कर रहे होते? उस एजुकेशन ने, कितने अच्छे कॉलेज में हम पढ़े, फिर मुझे जॉब लगी इतनी अच्छी कंपनी में, फिर उस जॉब से सीख के मैं छोड़ पाई जॉब, और आज मैं ये कर रही हूँ। तो तब मैं बहुत रोई थी, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहाँ पे चेक देना था एडमिशन के लिए, और पैसे नहीं थे, और 24 आवर्स ही बचे थे। तो तब मुझे पैसे की भी इम्पोर्टेंस पता चली, लोगों के रिश्तों की वैल्यू पता चली, रिश्तेदार कितने काम आते, दोस्त कितने काम आते, सब पता चली। 16 साल की थी मैं तब। और तब ये भी पता चल गया कि लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप अच्छे लोग और सही लोग चुनो अपने लाइफ में, किसी भी रिश्ते में। क्योंकि
सिर्फ पैसा या सिर्फ कुछ भी देख के कुछ नहीं होता है, अच्छे इंसानों के अराउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात। अब आपकी 1000 करोड़ की कंपनियों पर आप इंसान अच्छे नहीं हो, मैं तो बात नहीं करूंगी आपसे, मैं ऐसी हूँ। आप 100 रुपए कमाते हो पर अच्छे इंसानों में बैठ जाऊंगी आपके साथ 2 घंटे। सो वो सब समझ में आया, तो तब मैं बहुत रोई थी, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि 24 घंटे में वो चेक डिपॉजिट नहीं होता तो मेरी इंजीनियरिंग की जो सीट थी वो चली जाती। बड़ी बात, बड़ी बात। तो आज गर्व महसूस होता है अपने? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि एटलीस्ट उन लोगों ने, आज सुबह ही मैं उन अंकल से बात कर रही थी जिन्होंने, वन ऑफ द अंकल्स जिन्होंने वो पैसे दिए थे मेरे इंजीनियरिंग फीस के, तो आज भी बोलते हैं कि वी आर प्राउड। मतलब हमारे लिए तो आप, और आज के जमाने में कौन करता है, रिश्ते सगे रिश्तेदार नहीं करते हैं, वो तो ब्लड रिलेशन भी नहीं है। हम तो उनको, मैं और मेरी बहन तो उनको एज एंजल्स ही देखते हैं, भगवान का रूप है वो हमारे लिए। और आप मानते हो, ये अच्छी बात है ना, लोग मानते नहीं, एहसान भी नहीं मानना तो है ही। और वो यही बोल रहे थे कि आज आपने जो किया है, हमें तो याद ही नहीं हमने क्या दिया, कौन सी हेल्प की, कुछ नहीं पता हमें आप कहाँ पहुंच गए हो लाइफ में। तो वो सुन के अच्छा लगता है। नहीं, बड़ा अच्छा लगा मैम, ये भावुक पल तो मुझे देख के मैं भी भावुक हो गया मैम, आपको देख के ना। हाँ। और हमारी ऑडियंस भी भावुक हो गई होगी। ये कहीं ना दिल से निकलती हैं कुछ चीजें जो मैम के थ्रू निकली हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जितनी ऑडियंस है ना, जिसको करना होता है ना, और वो करके दिखाई देता है, चाहे किसी भी लाइन में, लेकिन आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो एज ए एंजल बन के आता है आपकी लाइफ में और आपकी जिंदगी को स्पीड से आगे लेके चला जाता है। तो थैंक यू वेरी मच धैर्य मैम, आपका जबरदस्त पॉडकास्ट आपने दिया। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपसे, मतलब मैं खुद बताऊं तो इस पॉडकास्ट में सब कुछ था, करियर को लेके भी बातें थी, एक आपने भावुक पल जो बताया था कि इंसान के साथ कैसे जिंदगी कटती है वो भी आपने बताया, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कैसे ग्रोथ प्राप्त कर सकता है वो भी आपने बताया। मतलब सब कुछ, इसको आप ना ऐसे कह सकते हैं कि सब कुछ डाला एक मिक्सी में और उसको पीस के जो चटनी निकली वो आप हैं। मतलब आप, मैं नहीं कहता आप करियर कोच है, मैं कहता हूँ आप हर फील्ड में भी अच्छा वक्ता है, जो मैं मान के चलता हूँ, जहां तक मैंने आपको पढ़ा है। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर आपके साथ करेंगे मैम, आ जाएंगे ना नेक्स्ट पक्का? जरूर। कभी सेलिब्रिटी बन जाए, हमें मैसेज करेंगे कि मैडम अब मोहित सर अब नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरूर आएंगे। और मैं भी बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा मैं बस अपनी कहानी बता रही थी, मुझे पॉडकास्ट या इंटरव्यू तो लगा नहीं। तो बहुत मजा आया। एंड यही आशा रहेगी कि आप लोगों को भी कुछ नई वैल्यू या कुछ नया सुनने को मिला हो और कुछ आपने नई नॉलेज गेन की हो। एंड थैंक यू सो मच मोहित जी। तो दिल से धन्यवाद मैम आपका, एंड पूरी ऑडियंस का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। अगर आप अभी तक इस पॉडकास्ट में टिके हैं ना, तो मैं लिखित में लिख के दे सकता हूं, आपने जरूर कुछ ना कुछ अपने दिमाग में, अपने भेजे में ऐड किया होगा। आपको इस पॉडकास्ट के अंदर क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैम से क्या सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, चैनल सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा ना, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी अच्छे पॉडकास्ट हम आपके लिए वीडियो पोस्ट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नई पॉडकास्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।